कहानी शुरू होती है उस दौर से जब उत्तर प्रदेश की गलियों में एक ऐसी आवाज गूंजनी शुरू हुई थी जो आने वाले समय में सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सियों तक पहुंचेगी। ये आवाज थी मायावती की, एक ऐसा नाम जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन उस नाम के पीछे छुपे थे कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे किस्से जो आज तक किताबों के पन्नों से दूर रहे। किसी ने उन्हें लिखा नहीं, किसी ने उन्हें बताया नहीं, लेकिन वो राज जिंदा रहे, चुपचाप सत्ता के गलियारों में, बंद दरवाजों के पीछे, और उन आंखों में जो मायावती को सिर्फ एक नेता नहीं, एक रहस्य समझते हैं। चलिए मायावती के राज जानते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला राज छुपा है उस दिन में जब मायावती ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। यह फैसला अचानक नहीं था, ना ही किसी प्रेरणा से भरा हुआ। दरअसल ये फैसला एक गहरी निराशा से निकला था, एक ऐसी सरकारी नौकरी में मिली बेइज्जती से जिसमें वो अपने सपनों को दबा रही थी। उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उन्होंने देखा कि सिस्टम दलितों को सिर्फ एक आंकड़ा समझता है, इंसान नहीं। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, लाखों मायावती जैसी लड़कियों के लिए लड़ेंगी। इस लड़ाई की शुरुआत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हुई थी, बल्कि एक बंद कमरे में कांशीराम के सामने बैठकर हुई थी। उन्होंने मायावती से सिर्फ एक सवाल पूछा था, क्या तुम अपने समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती हो? और मायावती ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया था। यही था वो पल जो किताबों में नहीं छपा, लेकिन इतिहास का रुख मोड़ गया। दूसरा राज जुड़ा है उस दौर से जब मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला था। यह कोई आम दिन नहीं था। एक तरफ उनके खिलाफ दर्जनों नेता थे, दूसरी तरफ उन्हें समर्थन देने वाली ताकतें भी डर रही थीं कि क्या वो इस कुर्सी को संभाल पाएंगी। लेकिन असली कहानी ये नहीं थी। असली कहानी थी कि मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहले एक वादा लिया था। उन्होंने कहा था, अगर मैं ये पद लेती हूं तो मेरी शर्तें होंगी। मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए अपने लोगों के लिए फैसले लेने की। ये शर्त सुनकर कई दिग्गज नेताओं के चेहरे स्याह हो गए थे। किसी किताब में यह जिक्र नहीं है कि मायावती ने कभी किसी गठबंधन को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी, लेकिन उन्होंने दी थी। तीसरा रहस्य उनके उस निजी जीवन से जुड़ा है जिसे उन्होंने हमेशा एक किले की तरह बंद रखा। मायावती ने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके ऊपर दबाव डाला गया था, सिर्फ राजनीति को कमजोर करने के लिए। एक बड़े राजनैतिक प्रतिद्वंदी ने उन्हें चरित्र के नाम पर बदनाम करने की योजना बनाई थी। उनका फोन टैप किया गया, उनके आने जाने की निगरानी की गई, यहां तक कि उनके नजदीकी स्टाफ को पैसों से खरीदने की कोशिश की गई। लेकिन मायावती चुप रहीं, कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया, मुझे मेरे काम से परखो, मेरे चरित्र से नहीं। वो लाइन किसी किताब में नहीं छपी, लेकिन वो एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन गई। चौथा, राज तो इतना बड़ा है कि अगर सामने आ जाए तो भारत की राजनीति हिल सकती है। बहुत कम लोगों को पता है कि एक बार मायावती को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। शर्त यह थी कि उन्हें कुछ खास मंत्रालयों में दखल नहीं देना होगा। मायावती ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, और अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं केवल नाम की नहीं, काम की बनूंगी। ये वाक्य आज भी कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, बस कुछ नेताओं की यादों में है। मायावती उस कुर्सी को ठुकराने वाली शायद पहली महिला थीं, जो जानती थीं कि सत्ता से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान होता है। पांचवा राज उस फाइल से जुड़ा है जो सीबीआई की अलमारी में सालों तक बंद रही। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ताज कॉरिडोर केस, संपत्ति का मामला, न जाने क्या क्या। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उस केस से जुड़ी असली फाइलों में ऐसा कुछ नहीं था जो अदालत में टिक सके। उस वक्त मायावती ने एक मीटिंग में कहा था, मुझे गिराने की साजिश हो रही है, लेकिन मैं गिरूंगी नहीं, मैं जितना टूटूंगी उतनी ही मजबूत बनूंगी। बाद में जब कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी तो किसी ने वो फाइलें फिर कभी नहीं खोली, लेकिन उनके खिलाफ जो माहौल बनाया गया उसका असर सालों तक उनकी छवि पर रहा। किताबें सिर्फ आरोपों को दर्ज करती हैं, लेकिन इन आरोपों से बाहर निकलने की जंग को नहीं बताती।
छठा राज एक ऐसे प्लान से जुड़ा है जिसे मायावती ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। बीएसपी के भविष्य के लिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई थी जिसमें अगले 20 सालों तक पार्टी को चलाने का खाका था। इस योजना में एक युवा दलित नेतृत्व तैयार करने का ब्लूप्रिंट था, लेकिन इस योजना को पार्टी के ही कुछ नेताओं ने रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर नए चेहरे आएंगे तो पुराणों की दुकान बंद हो जाएगी। मायावती ने चुपचाप कई ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत क्रांति। यह प्लान आज भी मायावती के पास सुरक्षित है। हो सकता है 2027 चुनाव में वो इसे लागू करें, लेकिन अभी तक इसका जिक्र किसी किताब में नहीं हुआ। और सातवां राज वो है जो शायद सबसे निजी है। मायावती ने अपने जीवन में कई बार हार देखी, कई बार अपमान झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपने आंसू सार्वजनिक नहीं बहाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब एक नजदीकी सहयोगी की अचानक मौत हुई। उस रात मायावती ने अकेले अपने कमरे में 2 घंटे तक खुद को बंद कर लिया था। अगली सुबह जब वो बाहर आईं तो उनके चेहरे पर वही सख्ती, वही आत्मविश्वास था। लेकिन उनके स्टाफ ने देखा कमरे के डस्टबिन में फटे हुए कागज थे जिन पर उन्होंने हाथ से लिखा था, क्या मैं सही हूं या सब मुझे गलत समझ रहे हैं? यह सवाल मायावती ने खुद से किया था। वो नेता जो लाखों के लिए आदर्श थीं, एक पल के लिए खुद को ही नहीं समझ पाई। ये राज आज तक न किताबों में छपा, न मीडिया में आया। मायावती की जिंदगी के ये राज जितने रहस्यमय हैं, उतने ही उनके राजनीतिक जीवन की परतों को भी खोलते हैं। लेकिन इन राजों के पीछे एक और परछाई थी, और वो थी मायावती की सोच, उनकी विचारधारा, उनका वह आंतरिक संघर्ष जिसे कभी उन्होंने कैमरे पर जाहिर नहीं किया। एक समय ऐसा भी आया जब मायावती ने खुद को राजनीति से पूरी तरह अलग करने का मन बना लिया था। ये बात है 2014 के बाद की, जब पार्टी का प्रदर्शन गिरा, पुराने साथी छोड़ते गए और मीडिया में ये नैरेटिव गूंजने लगा कि अब मायावती की राजनीति खत्म हो गई है। पर पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। मायावती एक एक विधानसभा सीट का पूरा रिकॉर्ड मंगवाकर हर गांव की जातीय संरचना, विकास स्तर और बूथ लेवल पर वोटिंग पैटर्न का चार्ट बना रही थी। उन्होंने एक बंद कमरे में सिर्फ 3 लोगों के साथ लगातार 3 महीने तक काम किया। उस वक्त उन्होंने कहा था, लोग कह रहे हैं कि मैं गायब हूं, लेकिन मैं तूफान से पहले की खामोशी हूं। यही वो लाइन थी जो बाहर नहीं आई, लेकिन बीएसपी के गिने चुने कोर सदस्य जानते हैं कि उस खामोशी के पीछे कितनी गूंज थी। मायावती के अंदर एक छुपी हुई काव्यात्मा भी थी जिसका शायद ही किसी को पता हो। कॉलेज के ज़माने में वो कविताएं लिखा करती थीं, ज़्यादातर सामाजिक विषमताओं पर। एक पुरानी कॉपी जो उनके स्कूल के दिनों से बची रह गई थी, उसमें एक कविता मिली थी, मैं जो छू लूं वो मेरा नहीं होता, ये दुनिया मेरा नाम नहीं लेती, फिर भी मैं चलती हूं क्योंकि चलना मेरी नियति है। ये लाइनें उनकी सोच का आईना थीं। आज भी वो कॉपी उनकी निजी लाइब्रेरी में बंद एक लोहे की अलमारी में रखी है, जिस पर वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। शायद इसलिए क्योंकि उसमें उनकी भावनाएं हैं जो उन्होंने दुनिया से छुपा रखी हैं। एक और अनसुनी घटना तब की है जब एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने उन्हें डॉक्यूमेंट्री के लिए संपर्क किया था। उस इंटरव्यू के दौरान मायावती से पूछा गया था, आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत क्या थी? लोगों को लगा वो कहेंगी मुख्यमंत्री बनना या दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाना, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो थी जब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू कुछ भी बन जा पर खुद को मत खोना। इस लाइन के बाद इंटरव्यू खत्म हो गया था। मीडिया हाउस ने वो फुटेज कभी जारी नहीं की क्योंकि उन्हें लगा ये जवाब कमर्शियल नहीं है। लेकिन सच तो यही था, मायावती के लिए असली जीत किसी कुर्सी से नहीं, खुद की पहचान बचाने से थी। एक और रहस्य है मायावती के अंदर के डर का। हाँ, वो डरती थी एक इंसान की तरह, लेकिन उनका डर सत्ता से नहीं था, हार से नहीं था, आलोचना से नहीं था। उनका डर था भूल जाने से। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया, अगर उनका आंदोलन ठहर गया, तो वो लोग जिनका वो चेहरा बनी थीं,
वो उन्हें हमेशा के लिए भुला देंगे। इसीलिए वो हर भाषण में, हर नारा में बहुजन को दोहराती थीं ताकि ये नाम कभी न बुझे। एक बार उन्होंने अपने सबसे करीबी रणनीतिकार से कहा था, अगर एक दिन मेरी मूर्ति लगे और लोग भूल जाएं कि मैं क्यों लड़ी थी तो उस मूर्ति का कोई मतलब नहीं होगा। मायावती को गुस्सा कम आता था, लेकिन जब आता था तो सन्नाटा छा जाता था। एक बार एक बड़े नेता ने मंच पर भाषण देते हुए मंचीय भाषा में एक हल्की टिप्पणी कर दी थी जो सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन मायावती ने तुरंत उसी शाम उन्हें बुलाकर पार्टी से निलंबित कर दिया। और जब पार्टी के लोग उन्हें समझाने लगे तो उन्होंने एक ही बात कही, मजाक अगर सम्मान पर हो तो वो अपमान होता है और मुझे अपमान सहना नहीं आता। ये उनकी सोच थी और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा एक दूरी बनाकर चलती थीं, चाहे वो पत्रकार हों, पार्टी कार्यकर्ता हों या फिर आम जनता। अब जरा बात करते हैं उस काले बैग की जो मायावती के साथ हमेशा रहता था। राजनीतिक गलियारों में उस बैग को लेकर कई अफवाहें थीं। कोई कहता उसमें पैसे होते हैं, कोई कहता दस्तावेज, लेकिन असली सच्चाई ये थी कि उस बैग में 3 चीज़ें होती थीं। एक छोटा सा गीता का पॉकेट बुक, एक पुराना फोटो अपने पिता का और एक डायरी जिसमें वो हर दिन के बारे में 2 लाइनें लिखती थीं। उस डायरी में उन्होंने कभी किसी नेता या अफसर का नाम नहीं लिखा, सिर्फ घटनाएं, और ये आदत उनके स्कूल के दिनों से थी। उन्होंने खुद कहा था, मैं अगर एक दिन नेता नहीं रही तो शायद लेखिका बन जाऊंगी। लेकिन उन्होंने वो डायरी कभी सार्वजनिक नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि दुनिया उनकी भावनाओं को राजनीति में बदल देगी। मायावती का एक और अनछुआ पहलू है उनका संगीत प्रेम। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें पुराने गज़लें और भजन सुनने का बहुत शौक था। खासकर मेहंदी हसन की गज़ल रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ उन्हें बेहद प्रिय थी। रात के समय जब थककर घर लौटती थीं तो अक्सर अकेले बैठकर वही गाना सुनती थीं। ये एक ऐसा हिस्सा था जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। एक बार उनके स्टाफ ने कहा था कि जब वो बहुत तनाव में होती थीं तो उसी गाने को बार बार सुनती थीं और फिर एकदम शांत हो जाती थीं। ये बात कभी किसी मंच पर नहीं कही गई क्योंकि राजनीति में भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है। उनके जीवन का एक छुपा हुआ मोड़ वो भी है जब उन्होंने समाज के बेहद हाशिए पर खड़े कुछ ट्रांसजेंडर लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मदद दी थी। ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई अखबार में खबर, बस चुपचाप एक मदद, एक नौकरी, एक घर का इंतज़ाम। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं नेता नहीं बनी होती, अभिनेता बनती। उनकी ये एक लाइन आज भी उनके ऑफिस के स्टाफ के दिल में छपी हुई है। और अंत में वो राज जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, मायावती ने एक बार खुद को एक किताब में मरवा दिया था। जी हां, एक युवा लेखक ने एक फिक्शनल बायोग्राफी लिखी थी जिसमें एक महिला नेता की हत्या होती है। वो नेता हूबहू मायावती पर आधारित थी। किताब प्रकाशित होने से पहले मायावती को उसका ड्राफ्ट मिला और उन्होंने उस लेखक को मिलने बुलाया। सभी को लगा कि अब कोई केस होगा, विवाद होगा, लेकिन मायावती ने उल्टा उस लेखक से कहा, तुमने मेरे डर को शब्द दे दिए। अगर मैं कभी मारी जाऊं तो लोग तुम्हारी किताब से समझ सकेंगे कि मेरी लड़ाई क्या थी। वो किताब कभी पब्लिश नहीं हुई क्योंकि लेखक डर गया, लेकिन आज भी उसके पास मायावती के साइन किए हुए वो पन्ने हैं। जैसे जैसे मायावती का राजनीतिक कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके जीवन के रहस्य और भी गहराते चले गए। हर चुनाव के बाद उनके खिलाफ साजिशें बढ़ीं, लेकिन उन्होंने एक चीज कभी नहीं बदली, अपनी रणनीति में चुप्पी। मीडिया में ना बयानबाजी, ना खुली लड़ाई, बस एक लंबा सन्नाटा और अचानक एक ऐसा वार जो विरोधी को सोचने तक का मौका ना दे। उनके इस रवैये के पीछे भी एक अनकहा किस्सा छुपा है। ये बात है 1995 की, जब उनकी सरकार अचानक गिरी थी। उस वक्त मायावती को हटाने के लिए गठबंधन के भीतर ही साजिश रची गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस साजिश का खुलासा मायावती को एक ड्राइवर ने किया था। वो ड्राइवर एक अफसर के घर में चाय पहुंचाने जाता था जहां नेताओं की सीक्रेट मीटिंग होती थी। एक दिन उसने मायावती के पीए को सूचना दी और कहा, बहन जी को बताओ, उनके साथ गद्दारी हो रही है।
मायावती ने उस ड्राइवर को बुलाकर धन्यवाद नहीं कहा, न कोई इनाम दिया। उन्होंने सिर्फ उसे एक बात कही, तुमने जो किया वो किसी आम आदमी ने नहीं, एक योद्धा ने किया। उसके बाद उस ड्राइवर को लखनऊ सचिवालय में स्थायी नियुक्ति मिली, बिना किसी प्रेस रिलीज के। मायावती को डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने चुपचाप एक जान बचाई, और ये बात आज भी सिर्फ 2 लोगों को पता है। किताबों में उस साजिश का जिक्र नहीं है, और ना ही उस ड्राइवर की कहानी। मायावती के जीवन में एक और ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम के अंतिम संस्कार का फैसला लिया। मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि कांशीराम की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार मायावती करे, लेकिन उस रात क्या हुआ था वो किसी ने नहीं देखा। अंतिम संस्कार के बाद मायावती घंटों तक अकेली बैठी रहीं। उन्होंने किसी से बात नहीं की, ना कोई भाव दिखाए, लेकिन उनके कमरे में उस रात एक दिया लगातार जलता रहा, और उनके पीए ने बताया कि उन्होंने दिए की लौ को देखकर चुपचाप कहा था, अब मुझे अकेले चलना होगा। यही वो वक्त था जब मायावती पूरी तरह से बदली। उन्होंने पार्टी के हर उस व्यक्ति को हटाना शुरू कर दिया जो केवल सत्ता के लोभ से जुड़ा था। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे पास न समय है न सब्र, बस एक सपना है जिसे मुझे पूरा करना है। ये सपना क्या था ये उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन उनके करीबी कहते हैं कि वो सपना था भारत का पहला दलित प्रधानमंत्री बनना। इस सपने के पीछे भी एक निजी घटना छुपी थी। एक विदेशी राजदूत से मीटिंग के दौरान राजदूत ने उनसे मजाक में कह दिया था, भारत में दलित प्रधानमंत्री की कल्पना करना अभी संभव नहीं लगता। मायावती ने उस राजदूत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर कल्पना असंभव होती तो मैं स्कूल की ब्लैक बोर्ड से हटकर देश की राजनीति में नहीं आती। इसके बाद वो कभी उस राजदूत से नहीं मिली। उनकी जिंदगी का एक और अनसुना सच जुड़ा है उनकी नींद से। मायावती को एक समय ऐसा मानसिक दबाव था कि वो 2-2 दिन तक नहीं सोती थीं। डॉक्टरों ने उन्हें दवाइयां दी, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे समाज के लोग भूख से नहीं सोते तो मैं तनाव से क्यों आराम लूं? उन्होंने अपनी टीम को यह निर्देश दिया था कि जब तक वो खुद न कहें, कोई उन्हें नींद की गोली या आराम की सलाह न दे। उनकी इस मानसिक मजबूती के पीछे एक किस्सा है। एक बार एक दलित लड़की उनसे मिलने आई और कहा, बहन जी, जब आप टीवी पर बोलती हैं तो हमें लगता है कि हम भी कुछ बन सकते हैं। मायावती ने उस बच्ची से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? बच्ची बोली, मैं बहन जी बनना चाहती हूं। मायावती ने कहा, अगर तू मुझ जैसी बनी तो लोग तुझे डर से नहीं, आदर से देखें। उस बच्ची को उन्होंने तुरंत स्कॉलरशिप दी और उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। आज वो लड़की एक सरकारी अफसर है, लेकिन ये किस्सा कहीं दर्ज नहीं है। मायावती की जिंदगी में किताबें भी बहुत अहम हिस्सा रहीं। बहुत कम लोगों को पता है कि वो बाबा साहब की किताबें तो पढ़ती ही थीं, लेकिन साथ ही चाणक्य, नीति और भगवद गीता का भी गहरा अध्ययन करती थीं। एक बार उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि वो सिर्फ जाति की राजनीति करती हैं। उसी शाम उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग में कहा, मैं जाति से नहीं, न्याय से लड़ती हूं। जाति मेरे लोगों की बेड़ियां हैं और मैं उसे तोड़ने आई हूं। उनकी ताकत का एक और बड़ा पहलू है भाषा। मायावती को भाषण देना पसंद नहीं था, लेकिन जब देती थीं तो शब्द तलवार बन जाते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपके भाषण बहुत सीधे होते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मायावती ने जवाब दिया, जब मेरे समाज को लोग सड़क पर पीटते हैं तब किसी को डर नहीं लगता, फिर मुझे क्यों लगे? यह एक वाक्य उनकी पूरी राजनीति की आत्मा है। उनके खिलाफ जितनी भी आलोचनाएं होती रहीं, वो कभी जवाब देने प्रेस नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, सत्ता से दिए जाते हैं। जब उन्होंने लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थल बनवाया तो लोगों ने कहा, यह पैसा बर्बाद है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर ये मूर्तियां किसी बच्चे को प्रेरित कर दें तो ये पैसा नहीं, निवेश है। आज भी हजारों दलित छात्र वहां जाकर फोटो खिंचवाते हैं और सपना देखते हैं बहन जी जैसा बनने का। मायावती की जिंदगी के अनकहे किस्सों में एक और बेहद भावुक मोड़ आता है, जो शायद उनके सबसे निजी फैसलों में से एक था। एक बार पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे कहा था, बहन जी,
आपको अब अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अकेलेपन का अंत कीजिए। उस वक्त मायावती चुप रहीं, लेकिन उसी रात अपने निजी स्टाफ से उन्होंने कहा, मैंने खुद को इस आंदोलन के लिए समर्पित किया है। अगर मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचने लगूं तो शायद वो लाखों लोग जिन्हें मुझसे उम्मीद है ठगा महसूस करेंगे। मायावती को अकेलापन चुभता था। ये बात उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं कही, लेकिन उन्होंने इसे कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके लखनऊ स्थित बंगले में एक छोटा सा कमरा है जिसे केवल वो खोलती हैं। उस कमरे में एक दीवार पर केवल एक बड़ा फ्रेम टंगा है जिसमें हाथी की मूर्ति के नीचे लिखा है, मैं अकेली हूं लेकिन हारी नहीं हूं। ये पंक्ति उन्होंने खुद लिखवाई थी। वो फ्रेम किसी मीडिया कैमरे की नजरों में नहीं आया, लेकिन उनके स्टाफ का कहना है कि जब भी मायावती थकी होती हैं, परेशान होती हैं या अंदर से टूटी होती हैं, वो कुछ समय उस कमरे में जाकर बैठती हैं। उनकी जिंदगी की एक और परत जुड़ी है आर्थिक पारदर्शिता से। जब उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला तो उन्होंने कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 18 साल के टैक्स रिटर्न और जमीन खरीद की रसीदें पेश की। एक एक दस्तावेज को उन्होंने खुद चेक किया। उनके वकील ने कहा था कि इतना विस्तार से शायद ही कोई नेता अपने केस की तैयारी करता हो। अदालत से बाहर आने के बाद जब मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सत्य को सफाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह केस उनके आत्मसम्मान पर एक गहरा वार था। उन्होंने उस दौरान न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम रखा, न किसी से भेंट की। करीब 3 महीने तक वो बस काम और कानूनी प्रक्रिया में लगी रहीं, और जब क्लीन चिट आई तो भी उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने सिर्फ अपने कमरे की दीवार पर नया कैलेंडर टांगा जिसमें ऊपर लिखा था, अब वक्त है फिर से चलने का। राजनीति में उनके आलोचक कहते हैं कि वो हार के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर बार जब वो हारती हैं तो खुद को फिर से गढ़ती हैं। 2017 की हार के बाद उन्होंने एक गुप्त प्लान तैयार किया था, दलित ओबीसी मुस्लिम एकता को फिर से जीवित करने का। उन्होंने नए चेहरों को मंच देने की सोची, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ नेता पुरानी पार्टी सोच के नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा से आए हैं, तो उन्होंने सभी को बाहर कर दिया। उन्होंने एक बैठक में कहा था, मेरी पार्टी कोई चुनावी दुकान नहीं, ये एक आंदोलन है। जो इसमें खरा नहीं उतरेगा वो बाहर जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। मायावती ने अपने भाषणों में अक्सर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कहा, लेकिन उस नारे के पीछे उनका अपना जीवन दर्शन छुपा था। उन्हें लगता था कि अगर वो केवल राजनीति करेंगी तो लोग उन्हें सिर्फ एक नेता समझेंगे, लेकिन अगर वो खुद को एक प्रतीक बना पाएं तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें संघर्ष की मिसाल मानेंगी। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उन पर आज भी तंज के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन मायावती का जवाब था, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो झुके, इतिहास याद रखता है जो अडिग रहे। एक बेहद चौंकाने वाली बात यह भी है कि मायावती को एक बार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आमंत्रण मिला था दलित महिलाओं पर बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब तक मेरे देश के लोग ही मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, तब तक मैं बाहर की दुनिया को क्या बताऊं। ये वो सोच थी जो किसी बायोग्राफी में नहीं छपी, लेकिन उनके स्वाभिमान की गहराई को दर्शाती है। उनके सख्त और अनुशासित जीवन के पीछे एक अत्यंत मानवीय पहलू भी छुपा है। एक बार एक बीमार पार्टी कार्यकर्ता जो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहा था, उसके परिवार ने मायावती से आर्थिक मदद मांगी। उन्होंने बिना प्रचार के उस व्यक्ति का पूरा इलाज करवाया। जब वो व्यक्ति बच गया तो मीडिया ने पूछताछ की, लेकिन मायावती ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर एक नेता अपने सिपाही की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो वो नेता नहीं, मालिक है, और मैं मालिक नहीं, सेवक हूं। उनके जीवन का आखिरी सबसे बड़ा राज शायद ये है कि उन्होंने कभी भी बीएसपी की अगली पीढ़ी के लिए किसी को घोषित उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने पार्टी को अपने बाद नेतृत्वहीन छोड़ दिया है,
लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। वो नहीं चाहती थीं कि पार्टी वंशवाद की राजनीति में फंस जाए। उन्होंने एक बैठक में कहा था, मुझे तलाश है उस आंख की जो मेरी आंखों में देख सके और कहे, बहन जी अब आप आराम कीजिए, मैं आपकी लड़ाई को आगे ले जाऊंगा, लेकिन जब तक ऐसी आंख नहीं मिलती तब तक मैं लड़ती रहूंगी। आज जब हम मायावती को देखते हैं तो सिर्फ एक दलित नेता या 4 बार की मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण प्रेरणा के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा जो नहीं कहा वही उनकी ताकत थी। उनके जीवन के वो 7 राज्य जो हमने जाना वो सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। एक महिला जिसने सब कुछ त्याग कर सिर्फ समाज के लिए जिया, जिसने चुप रहकर भी गूंज बनाई, जिसने हर हार को चुनौती में बदला और जिसने अपने मौन में भी इतिहास लिखा। किताबें शायद कभी उन्हें पूरी तरह नहीं समझा पाएंगी,